विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सामग्री से उभरता है। सामग्री समाजशास्त्र को, समाज और सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन तो बताती है, लेकिन साथ ही उसमें जो अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे वॉर्ड की, वेबर की या फिर जॉनसन की, वो इस विषय के कह सकते हैं विभिन्न आयामों पर भी रोशनी डालती हैं। तो हमारे आज के विमर्श का जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि क्या समाजशास्त्र का असली सार, उसकी आत्मा, समाज का एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक विश्लेषण करने में है, जैसा कि कुछ परिभाषाएं शायद इशारा करती हैं, या फिर इसकी वास्तविक शक्ति जो है वो व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं और समूहों के भीतर जो प्रक्रियाएं चलती हैं, उनकी एक गहरी व्याख्यात्मक समझ विकसित करने में निहित है। मैं इस पक्ष का समर्थन करूंगा कि समाजशास्त्र की बुनियाद अहम उसका वैज्ञानिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण ही है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि वैज्ञानिक विधियों का अपना महत्व है, मैं उसे नकार नहीं रही, लेकिन समाजशास्त्र का जो मर्म है, जो उसकी गहराई है, वो असल में सामाजिक क्रियाओं और समूह अंतःक्रियाओं की व्याख्यात्मक समझ में छिपी है। ये समझ हमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से कहीं आगे ले जाती है। देखिए, समाजशास्त्र की जो पहचान बनी है, उसमें उसके वैज्ञानिक स्वरूप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसा कि डॉक्टर कुमार की सामग्री में एल.एफ. वॉर्ड का जिक्र है, उन्होंने तो साफ साफ इसे समाज का विज्ञान कहा है। अब ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये अपने आप में एक दावा है कि हम सामाजिक दुनिया को एक व्यवस्थित, तर्कसंगत और प्रमाण आधारित तरीके से समझ सकते हैं। सामग्री खुद भी तो यही कहती है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक और निष्पक्ष है और ये तथ्यों पर आधारित है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि समाजशास्त्र का लक्ष्य है सामाजिक संरचनाओं का, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इनका पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करना। अब समाज कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, इसे देखते हुए क्या ये जरूरी नहीं है कि हम एक ऐसा वैज्ञानिक फ्रेमवर्क अपनाएं जो हमें इन उलझी हुई घटनाओं के पीछे के पैटर्न्स और शायद नियमों को समझने में मदद करें? और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी उपयोगिता, वो भी तो इसी बात की तरफ इशारा करती है कि हमें एक व्यवस्थित और तथ्यात्मक ज्ञान चाहिए होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करता है और तथ्यों का अपना बहुत महत्व है, पर मैं इसे शायद थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। क्या समाजशास्त्र का काम सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करके उनका वर्गीकरण कर देना है? मेरे विचार में तो इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और गहरा भी। सामग्री में जो मैक्स वेबर का हवाला दिया गया है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अब यहाँ ये जो विश्लेषणात्मक शब्द है, इस पर गौर करना होगा। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार का वर्णन नहीं है, बल्कि उस व्यवहार के पीछे छिपे अर्थ, कर्ता के इरादे और उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश है। यानी समाजशास्त्र ये पूछता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके लिए इस क्रिया का क्या मतलब है। इसी तरह जब जॉनसन इसे समूहों का विज्ञान कहते हैं, तो उनका इशारा व्यक्तियों के बीच होने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं, आपसी संबंध हैं और सामूहिक व्यवहार की जो जटिलताएं हैं, उनकी ओर होता है। विविधता है, यहाँ की जाति व्यवस्था है, वर्ग भेद है या लैंगिक असमानताएं, जिनका जिक्र सामग्री में भी आता है, क्या इन्हें सिर्फ बाहरी तथ्यों से, आंकड़ों से समझा जा सकता है? मुझे लगता है नहीं। हमें इन मुद्दों के पीछे की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, लोगों के जो अनुभव हैं और समूह संबंधों की जो बारीकियां हैं, उनकी एक गहरी व्याख्यात्मक समझ बनानी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि समाजशास्त्र का असली सार महज एक विज्ञान होने में नहीं, बल्कि मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं के अर्थों को उजागर करने की जो उसकी क्षमता है, उसमें है। आपने वेबर और जॉनसन का जिक्र किया और उनकी बातें यकीनन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वॉर्ड की जो परिभाषा है, समाज का विज्ञान, वो समाजशास्त्र के उस व्यापक लक्ष्य को, यानी सामाजिक व्यवस्था को एक समग्र रूप में समझने के लक्ष्य को बेहतर ढंग से नहीं पकड़ती? सामग्री का भी बार बार वैज्ञानिक और निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित कहना, वो भी तो इसी ओर संकेत करता है ना? मेरे विचार में समाजशास्त्र का जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, वो ये है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में ऐसा ज्ञान हासिल किया जाए जो वस्तुनिष्ठ हो, मतलब व्यक्तिगत भावनाओं, विचारों या व्याख्याओं से जितना संभव हो सके अप्रभावित हो।
वैज्ञानिक पद्धति का तो आधार ही यही है, व्यवस्थित ढंग से अवलोकन करना, आंकड़े जमा करना, उनका विश्लेषण करना और फिर सामान्य सिद्धांत बनाना। अगर हमें बड़ी सामाजिक संरचनाओं को समझना है, जैसे कि राज्य या अर्थव्यवस्था, तो क्या ये वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण एक तरह से अनिवार्य नहीं हो जाता? वरना हम तो फिर अनगिनत व्यक्तिगत व्याख्याओं के जाल में ही उलझ कर रह जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप वस्तुनिष्ठता पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और ये जरूरी भी है एक हद तक। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ये जो विश्लेषणात्मक अध्ययन और सामाजिक क्रिया का अर्थ है, उसे थोड़ा और खोलना जरूरी है। क्या वस्तुनिष्ठता ही एकमात्र या अंतिम लक्ष्य हो सकती है, खासकर जब हम मनुष्यों का अध्ययन कर रहे हों, जिनके पास भावनाएं हैं, इरादे हैं, अर्थ हैं? वेबर जब सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो उनका सीधा मतलब यही है कि हमें लोगों के कार्यों के पीछे के जो व्यक्तिपरक अर्थ हैं, यानी सब्जेक्टिव मीनिंग्स, उन्हें गंभीरता से लेना होगा। कोई व्यक्ति या समूह किसी खास तरीके से व्यवहार क्यों करता है, उनके लिए उस व्यवहार का क्या महत्व है, इसे समझे बिना समाजशास्त्रीय विश्लेषण अधूरा रह जाता है। और जैसे ही हम अर्थ की बात करते हैं, हम सीधे सीधे व्याख्या के दायरे में आ जाते हैं, जो कभी भी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर किसी धार्मिक रीति रिवाज का अध्ययन ले लीजिए। क्या हम सिर्फ ये गिनकर कि कितने लोग शामिल हुए या क्या-क्या सामग्री इस्तेमाल हुई, उसे पूरी तरह समझ सकते हैं? शायद नहीं। हमें ये समझना होगा कि उन लोगों के लिए उस रिवाज का क्या मतलब है, वे उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, उनकी आस्थाएं क्या हैं। ये है व्याख्यात्मक समझ, न कि केवल तथ्यों का संकलन। और यहीं पर समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से थोड़ा अलग हटकर अपनी एक खास पहचान बनाता है। क्या ये व्यक्तिपरक आयाम को नजरअंदाज करना समाजशास्त्र को सीमित नहीं कर देगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी बात में वजन तो है, खासकर व्यक्तिपरक अर्थों को समझने के महत्व पर जो आपने जोर दिया। लेकिन अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, मतलब लार्जर स्केल पर, तो समाजशास्त्र का एक केंद्रीय काम बड़ी सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का अध्ययन करना भी तो है, जैसे परिवार कैसे बदल रहा है, शिक्षा प्रणाली कैसे काम कर रही है, राजनीतिक सत्ता का आधार क्या है, बाजार कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये संरचनाएं सिर्फ व्यक्तिगत क्रियाओं का जोड़ भर नहीं है, इनका अपना एक वजूद होता है, अपनी एक तर्क प्रणाली होती है, जो व्यक्तियों के व्यवहार को काफी हद तक निर्धारित भी करती और नियंत्रित भी। अब इन विशाल और जटिल संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें एक व्यापक, व्यवस्थित और मैं फिर कहूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अलग-अलग व्यक्तिगत व्याख्याओं से ऊपर उठकर सामान्य पैटर्न और कार्य-कारण संबंधों को खोज सके। मिसाल के तौर पर, अगर हमें भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता का अध्ययन करना है, तो क्या सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत कहानियां सुनना काफी होगा? हमें व्यापक आर्थिक नीतियों को देखना होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबावों को समझना होगा, ऐतिहासिक कारकों को खंगालना होगा और सामाजिक संरचनाओं का, जैसे जाति या लिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना होगा। क्या ये संरचनात्मक विश्लेषण ही समाजशास्त्र की रीढ़ नहीं है? एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं मानती हूँ, और संरचनाएं हमारे जीवन को वाकई गहराई से प्रभावित करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे शायद इस तरह से रखना चाहूंगी कि ये संरचनाएं आखिर बनती कैसे हैं? क्या ये कहीं ऊपर से टपकती हैं? नहीं, ये तो लगातार हर रोज लोगों की सामाजिक क्रियाओं और उनके आपसी संबंधों यानी समूह अंतःक्रियाओं के जरिए ही बनती हैं, कायम रहती हैं और बदलती भी हैं। वेबर की सामाजिक क्रिया और जॉनसन की समूहों का विज्ञान वाली परिभाषाएं इसी ओर तो इशारा कर रही हैं। असल में व्यक्ति और समूह ही इन संरचनाओं में जान डालते हैं, उन्हें चलाते हैं। इसलिए इन बुनियादी प्रक्रियाओं को यानी क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को समझे बिना हम संरचनाओं को पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं? अब भारतीय समाज के उन्हीं उदाहरणों को फिर से लें जिनका जिक्र सामग्री में है। जाति, वर्ग, लिंग। जाति व्यवस्था को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखना काफी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में, लोगों के आपसी व्यवहार में, शादी ब्याह के फैसलों में, नौकरी या शिक्षा के मौकों में
जाति कैसे काम करती है, कैसे लोग इसे मानते हैं या कई बार चुनौती भी देते हैं। इन अंतःक्रियाओं के अर्थ को समझे बिना हम जाति जैसी जटिल संरचना की जकड़न या उसके बदलते हुए स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो क्या ये कहना गलत होगा कि क्रिया और समूह पर ध्यान केंद्रित करना असल में संरचनाओं को समझने के लिए पहली सीढ़ी है, ना कि उसका कोई विकल्प? तो आपका मतलब ये है कि वॉर्ड, वेबर और जॉनसन की जो परिभाषाएं हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं? उनमें एक तरह का कह सकते हैं अंतर्विरोध है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं इसे इस तरह देखता हूं कि ये परिभाषाएं असल में मिलकर समाजशास्त्र के एक ज्यादा व्यापक और बहुआयामी वैज्ञानिक स्वरूप को दर्शाती हैं। वॉर्ड समाज के सबसे बड़े स्तर यानी मैक्रो लेवल पर विज्ञान की बात करते हैं। वेबर व्यक्तिगत क्रिया यानी माइक्रो लेवल के विश्लेषण पर जोर देते हैं और जॉनसन समूहों यानी मेसो लेवल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अलग अलग स्तर या पहलू हो सकते हैं, लेवल्स ऑफ एनालिसिस। एक अच्छा समाजशास्त्रीय विश्लेषण शायद इन तीनों ही स्तरों को ध्यान में रख सकता है। समाज एक जटिल प्रणाली है और उसे समझने के लिए हमें उसे विभिन्न कोणों से देखना ही होगा। इस नजरिए से अगर देखें तो ये परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। क्या हम इन्हें एक एकीकृत वैज्ञानिक ढांचे के अलग अलग हिस्सों के रूप में नहीं देख सकते? मैं इस संभावना से इनकार नहीं करती कि उनमें कुछ पूरक तत्व हो सकते हैं, लेकिन क्षमा चाहती हूँ, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि वे सिर्फ अलग-अलग स्तर हैं और उनमें कोई तनाव या टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये परिभाषाएं समाजशास्त्र के भीतर मौजूद अलग-अलग और हाँ, कई बार प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं और ज्ञानी मानसात्मक यानी एपिस्टेमोलॉजिकल दृष्टिकोणों को भी उजागर करती हैं। सामाजिक क्रिया, वेबर और समूहों, जॉनसन पर जोर देना महज विश्लेषण का स्तर बदलना नहीं है। ये इस बात पर जोर देना है कि सामाजिक यथार्थ का निर्माण कैसे होता है, यानी व्यक्तियों के अर्थपूर्ण कार्यों और उनकी अंतःक्रियाओं से। ये दृष्टिकोण समाज के विज्ञान, वॉर्ड के उस विचार से थोड़ा अलग खड़ा होता है, जो शायद संरचनाओं और वस्तुनिष्ठ नियमों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ये तनाव इस बात को लेकर है कि समाजशास्त्र का मुख्य काम क्या है, क्या सामान्य नियम खोजना या फिर विशिष्ट संदर्भों में अर्थों की व्याख्या करना। क्या समाजशास्त्र का लक्ष्य भविष्यवाणी करना है या गहरी समझ विकसित करना है? ये जोर अलग अलग हैं। और देखिए, सामग्री का जो अंतिम वाक्य है, इस प्रकार समाजशास्त्र केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि समाज को देखने और समझने का एक दृष्टिकोण है। ये भी कहीं न कहीं मेरे विचार को बल देता है। समझने का एक दृष्टिकोण, ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ विज्ञान से कुछ ज्यादा होने का संकेत देता है। ये गहरी, ज्यादा व्याख्यात्मक, शायद ज्यादा आलोचनात्मक समझ की ओर इशारा करता है। और ये तनाव मेरे ख्याल से समाजशास्त्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक विविधता और उसकी बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक है। तो अपनी बात को अगर मैं समेटूं तो मैं यही कहूंगा कि मेरे विचार में समाजशास्त्र की जो विशिष्ट शक्ति है और उसकी पहचान है, वो समाज और उसकी जटिल संरचनाओं के व्यवस्थित, वैज्ञानिक और निष्पक्ष अध्ययन में ही निहित है। एल.एफ. वॉर्ड की परिभाषा और डॉक्टर कुमार की सामग्री में वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रकृति पर जो जोर दिया गया है, वो इसी आधार को मजबूत करता है। तथ्यों पर आधारित यह दृष्टिकोण हमें सामाजिक दुनिया की एक व्यापक तस्वीर समझने और उसमें पैटर्न खोजने के लिए एक ठोस, रिलायबल जमीन मुहैया कराता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, वैज्ञानिक पद्धतियां और तथ्य अपनी जगह बेशक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाजशास्त्र का जो असली मर्म है, जो उसकी खासियत है, वो सामाजिक क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थों और समूह अंतःक्रियाओं की गतिशीलता की व्याख्यात्मक समझ विकसित करने में है, जैसा कि मैक्स वेबर और जॉनसन की परिभाषाएं हमें बताती हैं। यही गहरी, संदर्भयुक्त समझ हमें सामाजिक जीवन की बारीकियों को और खासकर भारतीय समाज जैसे विविध और जटिल समाजों की हकीकत को सही मायने में महसूस करने और समझाने में सक्षम बनाती है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि डॉक्टर कुमार द्वारा प्रस्तुत ये जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, ये हमें समाजशास्त्र को समझने के लिए अलग-अलग, यद्यपि एक दूसरे से जुड़े हुए नजरिए तो प्रदान करती ही हैं। और शायद ये मानना गलत नहीं होगा कि ये विषय वास्तव में इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। एक तरफ सामाजिक दुनिया का एक कठोर,
वैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता और दूसरी तरफ मानवीय क्रियाओं और अनुभवों की गहरी व्याख्यात्मक समझ विकसित करने की कोशिश। बिल्कुल। और शायद यही समाजशास्त्र के महत्व को रेखांकित करता है, जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है। ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि हमें अपने समाज को बेहतर ढंग से समझने, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण विकसित करने और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। और इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर जब हम इस तरह से विमर्श करते हैं, तभी हम समाजशास्त्र की वास्तविक जटिलता, उसकी गहराई और उसकी संभावनाओं को बेहतर ढंग से सराह सकते हैं। और जैसा कि स्रोत सामग्री भी संकेत देती है, इस विषय में निश्चित रूप से अभी और भी बहुत कुछ जानने, समझने और तलाशने के लिए बाकी है।